नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 24 मई 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बाउल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला कथन है, यह ग्रामीण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाले सूफी गायन कलाकारों का एक समूह है। दूसरा है, बाउल संगीत की पूजा करते हैं और केवल वैष्णववाद से संबंधित हैं। तीसरा है, बाउल गीत यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तहत सूचीबद्ध हैं। विकल्प हैं केवल एक, कोई भी नहीं, केवल एक और तीन, केवल दो। देख लेते हैं इसमें पहला वाला जो कथन है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से संबंधित हैं। इसके अंदर में इस्लाम धर्म से संबंधित जो सूफी विचारधारा के लोग होते हैं, जो गायन परंपरा विकसित हुई है, वो लोग हैं, और इसके साथ में वैष्णव परंपरा के लोग भी शामिल हैं। तो अब आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर लिखा है केवल वैष्णववाद के लोग हैं। जी नहीं, इसमें तो सूफी परंपरा के लोग भी हैं, तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है। तीसरे कथन की बात करते हैं तो ये यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है, और इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाता है सी। आइए इससे जुड़े हुए समाचार को देखते हैं। हीलिंग टच थ्रू मेलोडी, असम फोक सिंगर हेल्प्स लिफ्ट स्पिरिट्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 निश्चित रूप से इसने एक प्रकार की निराशा को पैदा कर दिया है हम लोगों के बीच में, और जो लोग इस महामारी से ग्रसित होते हैं उनमें से बहुत से लोगों में इस बात को देखा गया है कि वो निराशा की वजह से रिकवर नहीं कर पाते हैं, और ये निश्चित रूप से एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है जिसे हम सबको समझना चाहिए। विक्रमजीत बोलिया इस संदर्भ में लोगों में एक आशा का संचार कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, जो कि बाउल परंपरा से आते हैं। कुछ अन्य बिंदु भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे बाउल शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत का एक शब्द है वतुल, उससे मानी जाती है। वतुल को हम प्रबुद्ध से जोड़ते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि व्याकुल से भी निकला है यह शब्द। जगह के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है, और आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि बाउल परंपरा के अंदर में केवल एक समुदाय के लोग नहीं हैं, इसके अंदर में वैष्णव परंपरा के लोग भी हैं, इसके अंदर में सूफी मुस्लिम परंपरा के लोग भी हैं। अतिरिक्त अगर हम मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो यहाँ पर एक तारा आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है ये, और खोमोक हाथ की ढोल आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अगर हम बात करें तो ये लोगों के अंदर में सांस्कृतिक विरासत की विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। 2008 से एक कन्वेंशन के माध्यम से इसको आरंभ किया गया था, और अब हम लोग जरा देख लेते हैं भारत के अंदर में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की चीजें हैं उनके बारे में। ये लिस्ट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अंदर में बौद्ध परंपरा के अंदर में जो मंत्रों का जाप होता है उसको शामिल किया गया है। कालबेलिया एक नृत्य होता है। अब आप समझ रहे होंगे अमूर्त शब्द को और बेहतर तरीके से, कि नृत्य को आप देख सकते हैं, लेकिन जो नृत्य की कला है उस कला को आप टच नहीं कर सकते हैं। इसमें छाऊ डांस भी है, कोडियाट्टम है, कुंभ मेला है, मुडियट्टू है, नवरोज एक त्योहार है पारसी समुदाय का, रामलीला, रमन ये एक त्योहार है उत्तराखंड के अंदर से, संकीर्तन की परंपरा है। इसके अलावा ब्रास के बर्तन और कॉपर के बर्तन बनाने की कला। अब देखिए, ये जो कला है उस कला का परिणाम होंगे बर्तन। बर्तन तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन जिस कला के माध्यम से उस धातु से ये बर्तन बने, तो उस कला को तो आप टच नहीं कर सकते हैं, उसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। इसी के अंदर में आप देख रहे हैं कि वेदों का जो मंत्रोच्चार है वो भी है, योग की परंपरा उसको भी इसी इंटेंजिबल कल्चर के अंदर में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट न्यारागोंगो फिलीपींस में एक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है। नंबर 2, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मैं आपको बता दूं, पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, क्योंकि ये जो माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये अफ्रीका का एक देश है कांगो, यहाँ पर स्थित है। और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। संबंधित समाचार को देखते हैं। कांगो वोल्कानो स्पेयर्स गोमा सिटी। आप मानचित्र पर देखो स्टूडेंट्स, ये एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर यह ज्वालामुखी है न्यारागोंगो, और पड़ोस में यहाँ पर आप देख सकते हैं देश है रवांडा। जब यहाँ पर विस्फोट हुआ, विस्फोट इस ज्वालामुखी में 2002 में भी हुआ था, तब भी काफी लोगों की जान चली गई थी। आप चित्र में देखो कि ये लावा बहता हुआ शहर के आसपास के क्षेत्रों में आ गया है, कई सारे घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ साथ में आप ज्वालामुखी के प्रकारों पर भी ध्यान दीजिए। मुख्य रूप से 3 तरह के ज्वालामुखी हमें दिखाई पड़ते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी दैट इज एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो दैट इज निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक्सटिंक्ट इसको हम विलुप्त कहते हैं। परिभाषाएं क्या है? सक्रिय वो है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है या आगे भी विस्फोट हो सकता है। निष्क्रिय कौन से होते हैं? लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में इसमें कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें हजारों सालों से विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना लगभग 0 के बराबर है। इन्हें हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनो कह देते हैं इंग्लिश में। अब जरा बात कर लेते हैं भारत के अंदर में बैरन द्वीप की। आप यहाँ पर देखिए मानचित्र में अंडमान सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर यह है बैरन द्वीप का क्षेत्र, और ये देखिए इससे उठते हुए धुएं का एक चित्र है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि जो बैरन द्वीप है स्टूडेंट्स, ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उससे लगभग 138 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है ये। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है, यह संयुक्त राष्ट्र परिवार का एक संगठन है। दूसरा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तीसरा है, IAEA को 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प है हमारे केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी सीरियस होंगे अपनी प्रिपरेशन में, वो तुरंत दूसरे पॉइंट के ऊपर आए होंगे कि सर ये पॉइंट तो गलत है, यहाँ पर तो वियना होगा जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, दूसरा गलत हो गया। अब जरा विकल्प आप देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब कि ये सब तो नहीं होंगे, और सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। मतलब ये कि यह संयुक्त राष्ट्र परिवार का एक हिस्सा भी है और 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब मैं आपको पहले वाले पॉइंट के बारे में एक विशेष बिंदु बताना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को यह रिपोर्ट करती है। तो इस तरीके से ये इसका एक अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा बन जाती है, इसीलिए पहला वाला कथन सही हो जाता है। और 2005 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दुनिया के अंदर में जो परमाणु है उसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। आइए इससे संबंधित समाचार भी जरा देख लेते हैं। नो एक्सेस टू इमेजेस ऑफ अवर न्यूक्लियर साइट्स ईरान। हम लोग लगातार कई महीनों से न्यूज देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ईरान इसी बीच चीन के साथ में कुछ समझौते कर चुका है और अब ईरान ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हमारे यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी इमेजेस शेयर नहीं करेंगे, उसका एक्सेस हम उनको नहीं देंगे। अब जरा आप लोग IAEA से संबंधित कुछ और बिंदु भी देख लीजिए।
जैसे कि इसका निर्माण हुआ 1957 में, हेडक्वार्टर की बात अभी हम लोग करके आए हैं। शुरुआत में इसका नाम था एटम्स फॉर पीस, और एक बिंदु पर आप और ध्यान रखना, 2019 में इसकी 63वीं कॉन्फ्रेंस के अंदर में भारत ने एनसीजी विश्वम 3C, दैट इज एनसीजी विश्वम कैंसर केयर कनेक्ट को प्रमोट किया, ताकि कैंसर के जो रोगी हैं उनके इलाज में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनके शोध और प्रयोग के संबंध में और जानकारियां साझा की जा सके, प्रयोग को आगे बढ़ाया जा सके। अब आप लोग ध्यान रखना, एनसीजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैंसर ग्रिड। इसकी उत्पत्ति की हम जब बात करते हैं तो 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय ड्वाइट आइजनहावर, उनका एक भाषण था, वहां से इसकी उत्पत्ति का आइडिया निकला। एटम्स फॉर पीस इसी भाषण का नाम था, वहीं से इसका इनिशियल नेम निकला था। अब देख लेते हैं इसके प्रमुख कार्यों को। पहला है परमाणु ऊर्जा में शोध को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित उपकरण हैं, तकनीकें हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना ताकि वो गलत लोगों के हाथ में ना पड़े। दुनिया के अंदर में परमाणु हथियारों की दौड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना, और इसके लिए देशों को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कन्विंस करना। हमारा अगला समाचार है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है। पहला है ट्रेजरी बिल केवल भारत सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। दूसरा है दिनांकित प्रतिभूतियों को उनके वास्तविक मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है और समाप्ति पर इसके वास्तविक मूल्य पर भुनाया जा सकता है। तीसरा है रेपो बाजार में धन उधार लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है। संपार्श्विक को आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इसको आप बंधक या कोलेट्रल, कि जब मार्केट से कुछ उधार लिया तो बैंक वगैरह के पास जो एक सिक्योरिटी रखते हैं उसे कोलेट्रल के रूप में हम लोग कहते हैं। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 3। पहला वाला जो हमारा कथन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सही है कि ट्रेजरी बिल जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में आते हैं और भारत सरकार जारी करती है इनको। बहुत सुरक्षित निवेश माने जाते हैं ट्रेजरी बिल। और एक बात और ध्यान रखिए, ये ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार छोटी समय सीमा के लिए बाजार से रुपए उधार लेती है। ट्रेजरी बिल की एक बड़ी खास बात होती है कि मान लीजिए ट्रेजरी बिल की कीमत है 100 रुपए, तो सरकार इसको जारी करेगी 97 रुपए पर, या 100 से कम पर जारी करेगी, 99 पर करे, 95 पे करे, सरकार की मर्जी है। कि मान लीजिए हमने खरीदा 97 रुपए में, इस पर अंकित मूल्य था 100 रुपए, जब इसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो सरकार हमको देगी 100 रुपए। मतलब कि इसे खरीदते हैं अंकित मूल्य पर छूट पर, मतलब 97 में खरीदा और जब मैच्योरिटी हुआ तो हमें वास्तविक मूल्य का भुगतान हो गया। अब जरा दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, डेटेड सिक्योरिटीज के बारे में क्या लिखा है कि अंकित मूल्य पर छूट पर जारी होते हैं और मैच्योरिटी पर वास्तविक मूल्य पर भुनाया जा सकता है। आप भी समझ गए होंगे कि ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रेजरी बिल के बारे में है। डेटेड सिक्योरिटीज जो होती हैं स्टूडेंट्स, इन पर मिलता है मुख्य रूप से ब्याज, तो इस लिहाज से दूसरा वाला कथन गलत हो गया। अब निश्चित रूप से रेपो बाजार है जिसके अंदर में बड़ा प्लेयर हमारा आरबीआई है, और आरबीआई तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक कोलेट्रल के रूप में स्वीकार करेगा ही करेगा। तीसरा वाला कथन सही हो जाता है, हमें बताना है गलत वाला। तो जवाब क्या हो गया, केवल 2। स्मॉल सेविंग्स में बी रिवार्डिंग। दरअसल सरकार जब अब इस समय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब मार्केट में लेके आ रही है तो उसको अधिक ब्याज देना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल है, और ऐसे में जो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं वो सरकार से कह रहे हैं कि थोड़ा अधिक ब्याज दीजिए ना सरकार। अब देखिए, सरकार जब मार्केट से उधार लेगी अपने घाटे को पूरा करने के लिए और वो अधिक ब्याज दे रही है, तो सरकार के पास जो लोग पैसा जमा करते हैं स्मॉल सेविंग्स के अंदर में, निश्चित रूप से सरकार अपनी आय व्यय को संतुलित करने का प्रयास करेगी। तो सरकार
सेविंग्स के ऊपर में, खासतौर पे स्मॉल सेविंग्स पर जो अधिक ब्याज अभी दे रही है, कहीं 7% है, कहीं 6.5% है, उसको घटाएगी। ट्रेजरी बिल के बारे में मैंने बताया कि सरकार अल्पकालीन ऋण यहां से इकट्ठा करती है। 3 तरह के हो सकते हैं, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के लिए होते हैं। इनको आरबीआई के द्वारा नीलाम किया जाता है और मैंने अभी बताया अंकित मूल्य पर, छूट पर इन्हें जारी करते हैं। डेटेड सिक्योरिटीज के बारे में मैंने बताए हैं काफी सारे पॉइंट्स, जैसे कि इसमें ब्याज मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान रखें कि सरकार डेटेड सिक्योरिटीज के माध्यम से लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेती है, मतलब सामान्य रूप से आप समझे 1 साल से तो ऊपर ही होने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं। आज का प्रश्न हमारा 2017 से उठाया गया है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, एनएसक्यूएफ के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा है, एनएसक्यूएफ के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें औपचारिक के साथ साथ में अनौपचारिक शिक्षा भी शामिल है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सही है, क्योंकि सरकार इसमें शिक्षा का जो व्यावसायिक स्तर है, सामान्य शिक्षा है, उन दोनों को जोड़ करके आगे बढ़ा रही है, ताकि बाजार के अनुसार श्रम कौशल का विकास किया जा सके। और इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। इसके संदर्भ में कुछ एक बिंदुओं पर आप ध्यान रखना, जैसे एनएसक्यूएफ सरकार का गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास है। नौकरियों के अंदर में, लोगों के स्किल्स के अंदर में इसके मंत्रालय पर विशेष निगाह रखिए आप लोग। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय लोगों के अंदर में उस कौशल का विकास करने के लिए यह प्रतिबद्ध है, जिसके आधार पर उन्हें बाजार में अच्छी नौकरियां मिल सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे की, आज के प्रमुख तथ्य की। और स्मॉल सेविंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अभी किसान विकास पत्र की तरफ मैं लगातार इशारा कर रहा था। तो इसको आरंभ किया गया था 1988 में। यह एक बचत प्रमाण पत्र योजना है। वित्तीय अनुशासन, मतलब कि लोग निवेश करने के लिए, बचत करने के लिए प्रोत्साहित हो, उसके लिए इसे आरंभ किया गया था। 2011 में भारत सरकार को एक रिकमेंडेशन आया एक गवर्नमेंट कमेटी के माध्यम से कि इस योजना का प्रयोग लोग मनी लॉन्ड्रिंग में कर रहे हैं, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें निवेशकर्ता के बारे में बहुत अधिक जानकारियां नहीं ली जाती हैं, खास तौर पर धन के स्रोत के बारे में, इस वजह से। लेकिन बाद में 2014 में इसे फिर से आरंभ किया गया और यह कहा गया कि न्यूनतम 1000 रुपए के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है। 118 महीने तक इन योजनाओं को चलाया जा सकता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ किसान विकास पत्र के, तो सिंगल होल्डर हो सकते हैं, ज्वाइंट ए टाइप सर्टिफिकेट हो सकता है, ज्वाइंट बी टाइप सर्टिफिकेट हो सकता है। अब सिंगल होल्डर में क्या होता है कि ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष को जो एडल्ट है, मतलब कि 18 वर्ष से अधिक के हो गए, उनके लिए जारी किया जा सकता है, या किसी माइनर के लिए कोई एडल्ट भी इसको ले सकता है। इसके अलावा ज्वाइंट ए टाइप सर्टिफिकेट है, उसके अंदर में 2 एडल्ट मिल करके इसको ले सकते हैं। अब यहां पर कंडीशन ये हो सकती है कि जो भी पैसा आएगा वो दोनों लोगों को मिलेगा, या फिर जो उस समय जीवित होगा उन दोनों में से उसको मिल जाएगा। बी टाइप सर्टिफिकेट में क्या होता है कि 2 एडल्ट यहां पर भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो भुगतान है वो दोनों में से किसी एक को भी हो सकता है, भले दोनों जीवित हों, या फिर अगर एक उपस्थित नहीं है या मान लीजिए मृत्यु ही हो गई है, तो दूसरा जो जीवित है उसको मिल जाएगा। ए और बी के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त इसके कुछ लाभों की अगर हम बात करें तो ये एक सरकारी योजना है, इसीलिए जो निवेश है वो पूरा सुरक्षित है, जोखिम मुक्त है। इसके अलावा लॉक इन पीरियड लोग अपने सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं, 2 साल का या 6 महीने का। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार।